नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रो पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर के आपके सामने आए हैं और आप तो जानते ही हैं, हम एस्ट्रो पाठशाला ने एक बेहतरीन प्रयास किया है आयुर्वेद और ज्योतिष को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आने। इस प्रयास में हमारी मदद कर रहे हैं डॉक्टर अमित कुमार जी, जो एक एक्सपर्ट आयुर्वेदाचार्य हैं। आज हमने उनको इनवाइट किया है और एक ऐसी बीमारी के बारे में इनवाइट किया है, यदि हम कहें, वो लगभग लगभग समस्त बीमारियों की जननी है। कुछ लोग कहते हैं 100 से भी ज्यादा रोग उसी के कारण प्रकट हो जाते हैं हमारे शरीर में। अगर ये बीमारी हमारे शरीर में ना हो तो हमारा तन भी सुखी रहेगा और मन भी खुश रहेगा और हम नाना प्रकार की बीमारियों से बचे ही रहेंगे। और बीच बीच में मैं ज्योतिषीय योग तो बताने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूं। मुझे तो आप जानते ही हैं, मेरा नाम है सुनील वशिष्ठ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अध्यापक हूं और लाल किताब भी सिखाता हूं। चलिए ना देर करते हुए मैं उस बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब से बात करता हूं। सर्वप्रथम डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक जो यू। आप ये भरसक प्रयास कर रहे हैं, लोगों को आयुर्वेदिक तरीके से जीने का एक मार्ग सिखा रहे हैं और एस्ट्रो पाठशाला के सभी दर्शकों को बता रहे हैं कि जो बीमारियां हैं इनकी जड़ कहाँ से उपस्थित होती है। अगर मैं कहूं, भारत देश में 80 से 85% लोग होंगे जो इस बीमारी से पीड़ित हैं, तो ये कोई अति संयोक्ति ना होगी। हाँ जी। मैं आज आपसे चर्चा करूंगा कॉन्स्टिपेशन के बारे में, यानी कि कब्ज के बारे में। तो सबसे पहले तो सामान्य भाषा में आप ये बताएं सरलता से, एक आदमी कैसे माने और कब माने कि वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो गया। ये बीमारी क्या है? कॉन्स्टिपेशन वात के बढ़ जाने से या वात के विकृत हो जाने से ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट के अंदर हमारे जो मल की मूवमेंट है उसको या तो कम कर देती है और बहुत ही स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और इससे हमें ये लगता है कि हमें सुबह पेट तो साफ हुआ है पर पूरी तरह से नहीं हुआ है, या किसी को पेट साफ ही नहीं हो रहा है। तो ये चीजें हमारे वात के विकृत होने से ये चीजें डेवलप हो जाती तो डॉक्टर हैं। और साहब, मैं ये यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, आपने कहा है वात की विकृति। दोस्तों, आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष हैं: वात, कफ और पित्त। ये हमारे सभी दर्शक जानते हैं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से समझाया है कि जब वात विकृत हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है। क्या डॉक्टर साहब, वात वही है जो हम सोचते हैं कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, कि ये जो वायु है ये कहीं फंस गई? वात में, हाँ जी, ये वात के भी कई प्रकार होते हैं। वात में स्पेशली एक अपान वायु होती है जो हमें मल मूत्र के वेग को शरीर से बाहर करने में मदद, जिसके विकृत होने से, स्पेशली अपान वायु के विकृत होने से ये हमें कॉन्स्टिपेशन डेवलप करती है, जो हमारे मल की क्रिया को स्लो कर देती है या उसे बिल्कुल रोक देती है। कभी कभी तो इतनी ज्यादा समस्या हो जाती है कि हमें, यानी कि किसी किसी को 2 3 दिन 4 दिन तक भी वो मल त्याग करने नहीं जा पाता, इतनी अधिक भी इसकी विकृति हो जाती। जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिनको पूरे 24 घंटे के अंदर अगर वो सही ढंग से फ्रेश ना हो पाए और फ्रेश हो भी जाएं तो उनको सेटिस्फेक्शन ना मिले, उनको ऐसा लगे कि यार कुछ रह गया अंदर,
पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। पर डॉक्टर साहब, हाँ। मैं यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात कहूंगा कि अगर एक आम आदमी टॉयलेट में जाए तो कितना समय लगे तो मान लेना चाहिए कि ये कॉन्स्टिपेशन का आदमी है, उसे मान लेना चाहिए कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया? कितना समय? इसमें जो इंसान 10 से 15 मिनट से ज्यादा का समय लगा रहा है और उसके बाद उसको मन को शांति नहीं मिल रही है कि वो है, यानी कि 10 मिनट तक अगर वो प्रॉपर पेट साफ हो गया तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन 10 से 15 मिनट से ज्यादा समय वो लगा रहा है तो उस इंसान को मान लेना चाहिए कि उससे कॉन्स्टिपेशन। ये किस उम्र में है? क्योंकि हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जैसे बच्चे होते हैं, जब उनको टॉयलेट जाना होता है, वो जाते हैं और फटाफट बैठते हैं और तुरंत 2 मिनट के बाद ही वो कह देते हैं चलो जी हो गया हमारा काम तो। देखिए, ये बायोलॉजिकल जो हमारी एज है उसके अकॉर्डिंग तो बात हमारा 50-60 की एज के बाद बढ़ने लगता है शरीर। तो ये मोस्टली अगर हम केवल बायोलॉजिकल एज के फैक्टर की बात करें तो फिर हमें 50 और 60 की एज के बाद से कॉन्स्टिपेशन मोस्टली पीपल्स के अंदर हमें देखने को मिल जाए। बाकी लेकिन आजकल के खान पान के हिसाब से देखा जाए तो एक 2 साल से 5 साल के बच्चे से लेके हर यंग एज में हमें कॉन्स्टिपेशन देखने। नहीं तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर 50 वर्ष की आयु से कोई कम का व्यक्ति है और अगर वो 10 मिनट लगा रहा है, तो इट मे भी कि वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हो सकता है। क्योंकि चलो 50 के बाद तो ये एक सामान्य सी बात है कि आंतें भी कमजोर हो गई हैं, शरीर भी कमजोर हो गया है और वात में भी असंतुलन आ गया है। ये हम मानते हैं क्योंकि एजिंग फैक्टर है। पर अगर जो अभी इस उम्र तक नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब उनको भी प्रॉब्लम हो गई है। और खास करके वो लोग क्या करें जो अखबार पढ़ने बैठ जाते हैं, वहां पर मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं और सोशल मीडिया में घुस जाते हैं, उनका क्या हाल होता होगा, ये तो भगवान ही मालिक है। तो डॉक्टर साहब, क्या हम ये भी माने कि जो हम इस तरह की हरकतें करते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाना टॉयलेट करते समय या अखबार पढ़ना, बुक पढ़ना या कुछ और गतिविधि में, क्योंकि इसका मन से कितना, दिमाग से कितना संबंध है कॉन्स्टिपेशन करते समय, क्या आदमी के जहन में होना चाहिए? बिल्कुल, ये तो हमारे आयुर्वेद में कहा ही जाता है कि हमें कोई भी काम करें उसमें हमें पूरी लगन के साथ में केवल उसी काम पे फोकस होना चाहिए। अगर आप सुबह पेट साफ करने गए हैं और वहां बैठ के आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं तो आपका मन भटक गया है उस पे, आप उस काम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और जिसकी वजह से आप वहां पे 5 मिनट पे बैठने का काम है वो आप 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हम न्यूज़पेपर पढ़ने में और सोशल मीडिया में इतने खो जाते हैं कि हम उसकी तरफ भी नहीं ध्यान दे पाते। तो पर्टिकुलरली हमें उस समय ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। और उस समय हमें केवल शांति से बैठ के हमें अपने जिस काम के लिए हम बैठे हैं हमें उसी पे फोकस होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, ये भी कह सकते हैं वात का काम ही है मन को भटकाना। असंतुलित बिल्कुल। वात का कार्य ही है मन को, बुद्धि को घुमा देना। बिल्कुल, जैसे ही आपका मन भटका आपका पेट का संतुलन बिगड़ जाएगा। और ये कई बार हमें लगता है कि ये बहुत लंबा पुराना होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में भी इमीडिएट रिएक्शंस मिलते हैं। हाँ, वो यही कारण है कि जहां हमने पेपर में उठाया हमारा मन भटक गया और हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट, हम भूल ही गए कि हम बैठे कहाँ हैं। हम ये मान लें, हमें ये ऐसा नहीं सोचना है कि ये शांति भवन में बैठ गए। कुछ लोगों को लगता है लड़ाई झगड़े से दूर, मियाँ बीवी के झगड़े से दूर एक यही एक एकांत स्थान है जहाँ पे हमें कोई तंग नहीं कर सकता, तो वो उसमें शांति का आनंद महसूस करते रहते हैं। मित्रों, ज्योतिष में भी कॉन्स्टिपेशन के बारे में बड़े अच्छे से डिटेल में, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी में बड़े अच्छे से समझाया गया है। हमारे शरीर में जो पेट है उसका संबंध पंचम भाव से होता है और कुंडली का जो छठा भाव है, उस छठे भाव में लीवर, पेनक्रियाज, आंतें, ये सभी ऑर्गन्स आते हैं। और कुंडली का जो अष्टम भाव है, ये वो स्थान है जहां से हम मल त्याग करते हैं। यानी कि पंचम भाव पेट का और अष्टम भाव
पेट को साफ करने का होता है। अगर हम गिनती करें पंचम भाव से अष्टम भाव की, तो वह चतुर्थ भाव आता है। और ज्योतिष में चतुर्थ भाव सुख भाव है। यदि पेट का सुख चाहिए, यदि पेट का सुख चाहिए, तो आपका पेट सुख के लिए शर्त साफ होना ही चाहिए। एक टाइमली उसका क्लीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर में जो मल है, अगर वो इकट्ठा हो जाएगा तो टॉक्सिन क्रिएट होंगे, और वो टॉक्सिन जो है रोग को पैदा करेंगे। ज्योतिष में जिन लोगों का पंचम भाव या पंचमेश उत्तम नहीं होता, किसी पाप ग्रह के साथ होता है, कमजोर होता है, क्षीण होता है, या सर्वाष्टक वर्ग में कमजोर बिंदुओं के साथ, कम बिंदुओं के साथ पंचमेश बैठा होता है, या नवमांश कुंडली में पंचमेश की स्थिति उत्तम नहीं होती, तो उनको कॉन्स्टिपेशन का अक्सर शिकार होना पड़ता है। तरह तरह की दवाइयां लेने के बावजूद भी उनको राहत नहीं मिलती। इसी वजह से उन्हें स्ट्रेस भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये हमारे ज्योतिष में तो बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, कि अगर पेट साफ नहीं है तो उनको स्ट्रेस हो जाएगा, और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी, मन उदास रहेगा, हताशा निराशा उसको घेर लेगी। पर एक आम आदमी कैसे समझे कि आयुर्वेद में क्या समझाया गया है, भी कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं बॉडी के जिन पर कॉन्स्टिपेशन का देर सवेर बड़ा असर पड़ता है, और उनसे अदर्स ऑर्गन्स भी जो हैं कमजोरी की तरफ प्राप्त हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। कॉन्स्टिपेशन से हमारे काफी सारे ऑर्गन्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको अगर कॉन्स्टिपेशन होता है और आपने समय पे ध्यान दिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने उसको बहुत लंबे समय तक इग्नोर करते चले गए तो सबसे पहले तो ये हमारे ब्रेन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, हमारे लीवर के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, हमारी किडनी पे इम्पैक्ट डालता है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इम्यून सिस्टम को ये वीक करता है। अच्छा। अगर इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो हमारे शरीर में बहुत सारी डिजीज अपने आप डेवलप होने लग और जाती डॉक्टर हैं। साहब, कोरोना के बाद तो हमारे देश में इम्यूनिटी का तो बस ये समझो कि हर आदमी इम्यूनिटी के पीछे भाग रहा है। हाँ जी, और आप कह रहे हैं कि इम्यूनिटी का संबंध तो पेट से है। बिल्कुल पेट से। यानी कि कॉन्स्टिपेशन जिनका बना हुआ है लंबे समय तक, तो उन्हें मान के चलना चाहिए कि उनका धीरे धीरे इम्यूनिटी भी वीक हो रहा है। बिल्कुल धीरे धीरे जब उनके अदर ऑर्गन्स पे जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है तो वो ऑर्गन्स एक टाइम पे टॉक्सिन्स वो अपने अंदर एक्यूमुलेट इकट्ठा करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके वो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को कमजोर करते जा रहे हैं। जी जी जी। यानी कि इम्यूनिटी का संबंध, डायरेक्ट संबंध जो है हमारे पेट के साफ ना होने की वजह से बिल्कुल डायरेक्ट संबंध बनता है। तो दर्शकों, इस बात का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारे ज्योतिष में भी मंगल का इसमें बड़ा विशेष सहयोग होता है, कि मंगल जो है पेट की राजधानी को मंगल कहा गया है, यानी कि मंगल का संबंध है। और मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसका कहते हैं मंगल अच्छा हो उसको कंकड़ पत्थर हजम। यानी कि जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है डॉक्टर साहब, उनको फिर डाइजेशन का भी इशू होते हैं। मतलब वो जो खाते हैं वो सही समय पे नहीं पचता होगा। बिल्कुल उससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कम जो है वो वीक हो जाता है, और जिससे हमारा जो खाना हमें जिस वक्त में पचना चाहिए उससे अधिक लंबा समय लेता जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अक्सर जिनका डायरेक्ट संबंध जो है कॉन्स्टिपेशन से माना जाता है? है। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर कहूंगा कि हमारी पाइल्स जिसको हम बवासीर भी कहते हैं, जी एनल फिशर, हमारा कोलाइटिस, ये सब चीजें हमारी में ये पेट से समस्याएं हो जाती, जी बार बार स्टूल का पास हो जाना, हमारी किडनी पे यूरिक एसिड का बढ़ जाना, हमारी लीवर में फैटी लीवर का हो जाना, उसमें स्वेलिंग हो जाना, ये हमारा लंग्स में वीक हो जाना, ये हमारे इम्यून सिस्टम है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर एक स्ट्रेस या एक एंजाइटी बनी रहती। मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि हम अपने पेट को एक दूसरा
ब्रेन भी कहते हैं। अगर हमारा ये दूसरा ब्रेन खराब है तो हमारा पहला ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं करे। मतलब कि अगर हमारा पेट खराब है तो हमें स्ट्रेस या एंजाइटी डेवलप होगी। और अगर हमारा फर्स्ट ब्रेन अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मतलब कि अगर हम किसी भी कारण से स्ट्रेस या एंजाइटी लेते हैं तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये दोनों इतने गहरे संबंध हैं आपस में कि वो एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। तो हमें दिन दोनों को एक बैलेंस बना के रखना। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो ब्रेन है वो कैसे काम करेगा अगर पेट ठीक नहीं होगा तो। बिल्कुल। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में वास करता है। हाँ जी। तो जिन लोगों को सर दर्द की समस्या हो जाती है, माइग्रेन की समस्या आ जाती है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिनके साथ हो जाते हैं, तो क्या इन तीनों बीमारियों का संबंध भी क्या हमारी इस कॉन्स्टिपेशन से है कहीं ना कहीं? तो कॉन्स्टिपेशन से इन तीनों बीमारियों का संबंध हमारा ये जो न्यूरोलॉजिकल है, ब्रेन में ये सब चीजें होती है, माइग्रेन है, हेडेक है, ये भी वात के विकृत होने से। जब वात विकृत होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, और वही वात के विकृत होने से ये चीजें हो। और अभी मैंने बताया कि ये दोनों का, ब्रेन और पेट का, कितना गहरा संबंध है। तो डॉक्टर साहब, ये एक बीमारी बड़ी वात की रोग बड़ा फेमस है, अर्थराइटस। तो जैसे हाँ जी। आपने शुरुआत में बताया और अभी भी आप बता रहे हैं कि ये वात के असंतुलित होने की वजह से होता है, तो इसका मतलब तो हम ये समझे कि ये लंबे समय के बाद तो ये अर्थराइटिस भी पैदा कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। ताकि देखो, अगर किसी को बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है, तो भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि यूरिक एसिड किडनी पे इम्पैक्ट डाल के यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और हमारा गठिया बा और अर्थराइटिस ये सब वात से बिगड़ने से संबंधित है। और कॉन्स्टिपेशन का इसका डायरेक्ट लिंक हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन हुआ, किडनी पे प्रेशर गया। जब हमने स्टार्ट में किडनी पे प्रेशर जाएगा तो हमारा क्रिएटिनिन लेवल, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया जैसी काफी चीजें हमारी इंक्रीज होने लग जाती, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में चल के अर्थराइटिस, गाउट या रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सारी समस्याएं भी डेवलप हो जाए। डॉक्टर साहब, हमारे एस्ट्रो पाठशाला में कर्म के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। कर्मों को सुधारने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। हमारे मैक्सिमम कोर्सेज में लाइफ चेंजेस टीचिंग्स ज्यादा होती हैं। और हम लोग भी लाइफस्टाइल के ऊपर हमेशा हर एपिसोड में बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो हम, एक आम व्यक्ति, अपनी दिनचर्या में कौन कौन सी ऐसी गलतियां कर जाता है जिसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन पैदा हो जाता है? सबसे पहले तो मैं इसमें बोलूंगा कि वो लोगों के लिए जो रात को लेट सोते, सुबह अच्छा। लेट उठते हैं, सबसे पहली गलती तो वो यही करते। फिर जब वो ये करते हैं तो वो समय पे खाना नहीं खाते हैं, ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं तो वो जल्दबाजी में खाना खा लेते हैं, जिससे उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। या फिर वो इतना डाइजेशन इतना स्लो हो जाता है, क्योंकि हमें खाना भी बिल्कुल शांति से बैठ के और इत्मीनान से खाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने, जब सुबह ही हम लेट हो गए, खाने में जल्दबाजी की है, फिर कभी दिन में हमें भूख ही नहीं लग रही है, या भूख लग रही है तो हमें उस समय पे लग रही है कि जिस समय में खाने का समय चला गया, कि वो 3 बजे खा रहा है, 4 बजे खा रहा है। फिर उस तरीके से वो फिर अगले दिन की उस प्रक्रिया प्रक्रिया में बिगाड़ देता है कि वो रात को भी फिर लेट खाना, तो जिससे वो अपना पूरा साइकिल को डिस्टर्ब कर लेता है, सिर्फ एक गलती की वजह। कहीं पे भी आपने एक मिस्टेक की, तो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है कि लाइफस्टाइल में, कि हमें सुबह 5 से लेके 7 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। उस समय हमारा वात का काल होता है, जो हमारा वात को बैलेंस करने में भी बेनिफिट करता है। और हमें अगर सुबह 5 से 7 के बीच में उठते हैं तो हमारे को फ्रेश होने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। एक कॉन्स्टिपेशन पेशेंट को भी, एक एग्जाम्पल के तौर, उसको भी उतनी समस्या नहीं आती अगर वो सुबह 5 से 7 के बीच में उठ के फ्रेश हो। अगर वो 7 बजे के बाद अगर फ्रेश होने जाता है तो नॉर्मल पर्सन को भी हल्का सा टाइम ज्यादा लग सकता है। तो ये ना माने कि मैंने 15 मिनट बोला है तो ये हो गया, क्योंकि कई बार हमें समय पे जाना बहुत जरूरी है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं कि कई लोग कहते हैं कि पानी कम पी रहे हैं आप, फाइबर कम ले रहे हैं आप,
तो ऐसी और कौन सी गलतियां होती है भाई, क्या ना करने से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है? देखिए, जो हमारे पास आजकल एक चल रहा है कि हम मल्टीग्रेन आटा हम खा रहे हैं। काफी जी। सारी हम प्रोटीन डाइट्स में स्प्राउट्स हम ले रहे हैं। जी। जो स्प्राउट्स है, एक्चुअली कहा गया है कि जो प्रोटीन है वो बिना फैट के एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो जी। हमारे बॉडी के अंदर ड्राइनेस डेवलप करता है। जी। और आयुर्वेद में क्लियरली लिखा गया है कि दालें, चना है, छोले हैं, राजमा, ये सब वात को बढ़ाते हैं। अब जो चीज वात को बढ़ाती है वो हमारे शरीर में ड्राइनेस को डेवलप करेगी। वात को अधिक बढ़ने पे वो विकृत होगा और उससे कॉन्स्टिपेशन डेवलप। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। पनीर को भी प्रोटीन के सोर्स के रूप में देखा जाता है और प्रोटीन भी खाया जाता है। तो क्या प्रोटीन का क्या रोल है? कि क्योंकि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं पनीर नहीं खाना चाहिए, पर कुछ डॉक्टर्स बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, ये एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, प्रोटीन की कमी को पूरा करता है और बहुत अच्छे से इसको ले सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। और प्रोटीन के लिए अगर हम पनीर खा रहे हैं तो पनीर कॉन्स्टिपेशन को घटाएगा कि बढ़ाएगा, क्या करेगा? सबसे पहले जो इसमें कंफ्यूजन है कि हमें पनीर खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पनीर हम खा सकते हैं, लेकिन वो कच्चा पनीर नहीं होना चाहिए। वो कुक फॉर्म में प्रॉपरली उसको पका के हमें खाना होगा, ना कि हमें उसको कि जस्ट हमने फ्राई कर लिया, वो कर लिया। और पनीर को ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमें यूज नहीं करना। वीक ओके। में एक बार हो गया है वो सफिशिएंट हो गया, या 15 दिन में एक बार हो गया, बट प्रॉपरली वो पका हुआ हो। और इसके खाने से अगर हमने कच्चा पनीर खाया है, एक तो वो हमारे शरीर में डाइजेशन को स्लो कर देता, क्योंकि उसमें कफ वर्धक ज्यादा हो। जो भी चीजें जिसमें अधिक कफ होता है वो हमारे डाइजेशन को स्लो कर देता। एक तो अच्छा। उसको डाइजेस्ट करने में हमें वक्त ज्यादा लगता है। जहां कोई हमने सिंपल खाना खाया वो 2 घंटे का डाइजेशन में ले रहा है, तो वो कम से कम 4 घंटे डाइजेशन के लिए चाहिए। मैं एक हम्म। सिंपल एक टाइमिंग्स में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। और फिर अगर हमने कच्चा लिया तो ये इंटेस्टाइन में इतना स्लो हो जाएगा, और फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जब पहुंचेगा स्टूल फॉर्म में होके, तो वो वहां पे इतनी स्लो हो जाएगा कि वो ऑटोमेटिक कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर। कुक्ड जी। फॉर्म में और कम मात्रा में हमें खाना चाहिए। ये नहीं कि हमने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिया, एक सफिशियंट क्वांटिटी जो एक नॉर्मल एक पर्सन खाता है, बस उतना सफिशियंट। जी। 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 अदरवाइज ये कॉन्स्टिपेशन पक्का कर। जी। 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 तो डॉक्टर साहब, ये कुछ लोग अक्सर मुनक्का भिगो कर खाते हैं, अंजीर भिगो करके खाते हैं। ये ऐसे कोई ड्राई फ्रूट्स और हैं जो जिनको भिगो के खाने से कॉन्स्टिपेशन में कुछ लाभ मिलता है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपने बताया ही है कि अंजीर और मुनक्का से कॉन्स्टिपेशन का रिलीफ हो। इसके साथ में हम केवल बादाम को ऐड कर सकते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइन में हेल्पफुल रहता है। बाकी आजकल कुछ लोग अखरोट भी भिगो के खाते हैं, पिस्ता भी भिगो के खाते हैं। ये विंटर सीजन में तो ठीक है, लेकिन समर सीजन में भले ही हम भिगो के खाएं, बट वो कॉन्स्टिपेशन डेवलप करेगा। और डॉक्टर साहब, बट मैंने तो सुना है कि ये जो अखरोट है, ये पिस्ता है, ये कई बार एलर्जी का रिएक्शंस भी दे देते हैं कुछ लोगों में। कि हर व्यक्ति के लिए सुटेबल कई बार नहीं भी होता है। या हेजलनट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो एलर्जिक रिएक्शन दे सकती है, ऐसा मैंने सुना है। नहीं, बिल्कुल सही सुना है आपने। जो लोग पित्त प्रकृति के होते हैं, क्योंकि अखरोट है, पिस्ता है, हेजल नट्स है, ये स्लाइटली वातज पित्तज प्रकृति की तरफ है। अगर अच्छा। किसी को ऑलरेडी पित्त हाई है, या जिसकी रक्त में दोष्टि होती, पित्त के हाई होने से हमारे ब्लड में टॉक्सिन्स आ जाते, तो उसकी वजह से उन स्पेशली उन लोगों को अक्सर हमें ये रिएक्शंस देखने को मिलते। लेकिन किसी का कफ ज्यादा है तो वहां ये सुटेबल भी कर, वहां ये हेल्प करेंगे। डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं फलों के ऊपर। हाँ, ऐसे कौन से फल हैं जिनका अगर हम डेली उपयोग करें तो हमारे को कॉन्स्टिपेशन में बड़ी राहत मिलती है, या तो वो होने नहीं देता, अगर ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन का कोई व्यक्ति शिकार है तो उसको बड़ी हेल्प मिलती इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला मैं नाम लूंगा केले का। केला एक ऐसा है कि सबसे पहले तो उसमें मैं साथ में ये भी बता दूं कि वो प्रॉपरली पका हुआ हो। आजकल मार्केट में कई बार कच्चे केले या हल्का सा
वो रहता है, तो हमें प्रॉपरली पका हुआ होना केला चाहिए। ये दोनों ही चीजों में काम करता है। ये हमारा कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है कि पेट साफ करने में मदद करता है। और अगर किसी का पेट खराब हो गया तो उसको लूज मोशंस को भी कंट्रोल करने में मदद। केला एक ऐसा है कि जिसको हम दोनों ही तरह ले सकते हैं। कुछ लोग केले को इसबगोल और दही के साथ मिला के लेते हैं, लूज मोशंस कंट्रोल हो जाते हैं। वही केले को हम गर्म दूध के साथ लें तो वो हमारा कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीफ करने में मदद। बस थोड़ा लेने के तरीके से हमारी चीजों में वो हो जाता है। बट ध्यान रखना कि केला प्रॉपरली पका हुआ। क्या आप कह कच्चा रहे हैं केला कि कॉन्स्टिपेशन का। अगर हम केला खाएं तो और ऊपर से गर्म दूध पी लें, तो ऐसे आप कह रहे हैं? हाँ, उससे भी सिंपली हमारा जो नॉर्मल होते हैं, जिनको स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हुआ है, वो केवल पका हुआ केला खा के और ऊपर से गर्म दूध पी ले तो उससे भी उसको काफी राहत मिल जाए। और कौन सा फल हो सकता है डॉक्टर साहब जो? इसमें हमारे पपीता सबसे जो इम्पोर्टेंट है, केले के साथ साथ इसका भी नाम रहता है। पपीता हो गया है हमारा। पका हुआ रेड कलर का एप्पल भी इसमें काफी हेल्प करता है आपकी। मुझे हमारा याद है, कीवी हेल्प एक करता है। डॉक्टर साहब एक बहुत बढ़िया फल विक्रेता बड़ी मजेदार बात कह रहा था, वो पपीता बेच रहा था। हाँ और वो जी। कह रहा था, पेट सफा फल ले जाओ, पेट सफा है कि पेट की सफाई हो जाएगी। आप पपीता खाओ सुबह, एकदम पेट साफ। बिल्कुल, पपीता बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, लेकिन इसका ये नहीं कि आप सुबह सुबह खाली पेट उस पपीते को। अपने इस रूम में मैंने भी पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि सुबह हमें फूड में हमें खाना चाहिए। पपीते का बेस्ट टाइमिंग है कि आप 11-12 बजे के करीब दिन में आप उसको लीजिए। 200, 100 ग्राम, 150 ग्राम, जैसे आपको जितना आपको लगता है। और वो भी आपको प्रॉपरली पका हुआ आना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में प्रिजर्वेटिव लगा के काफी चीजें वो ऐसी आ रही हैं। इन चीजों को हमें बारीकी से बहुत ध्यान से रखना चाहिए। एक और मैं फल का नाम लूंगा जिसका नाम है अमरूद। अमरूद भी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। जी, पका हुआ अमरूद बहुत पका फायदेमंद है। हुआ बहुत फायदेमंद है ये। डॉक्टर साहब, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। तो और कौन सा तरीका अच्छा है कि होम रेमेडीज के रूप में जो लोग कर सकते हैं? देखिए, इसमें नाभि पूरण बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर, जिसमें हम्म। हमें अपनी नाभि में सरसों के तेल को हल्का गुनगुना करके हमें उसको नाभि में भर लेना चाहिए। वो हम सुबह भी कर सकते हैं, हम रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। वो तेल नाभि के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन को ताकत देता है, डायरेक्टली वात को कम करता है, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि जो भी तेल है मोस्टली वो वात को कंट्रोल करता है। तो सरसों का तेल हमारे इंटेस्टाइन को ताकत देने के साथ साथ वात को नेचुरली कंट्रोल करता है। इसके अलावा हम तिल के तेल को हल्का गुनगुना करके पूरे पेट पे हम हल्के हाथ से मालिश भी कर सकते हैं। उससे भी हमें कॉन्स्टिपेशन में काफी हेल्प, क्योंकि ये हमारे डायरेक्टली वात को कंट्रोल करता जी डॉक्टर साहब, और कुछ लोग एलोवेरा का भी बड़ा सेवन करते हैं, और एलोवेरा भी बड़ा प्रसिद्ध है कॉन्स्टिपेशन के मामले में। तो है। हाँ कौन जी। एलोवेरा का किस प्रकार से उपयोग करें कि कॉन्स्टिपेशन में राहत मिले? देखिए, जो लोगों के पास फ्रेश एलोवेरा अवेलेबल होता है तो मैं कहूंगा कि उनको फ्रेश पल्प उसका निकाल के हल्के गुनगुने पानी में मिक्सी में उसको अच्छे से एक जूस फॉर्मेशन बना लें। वो उनके लिए सबसे बेस्ट है, हल्का गुनगुने उसमें मिक्स करने से वो बेस्ट है। अगर जिनको अवेलेबल नहीं है वो मार्केट से एलोवेरा जूस खरीद के फिर उसका यूज कर सकते हैं। तो डॉक्टर एक साहब, ये बार कब लेना चाहिए? ये हमें सुबह उठते ही खाली पेट लेना चाहिए, और दूसरा रात को डिनर से लगभग 1-1.5 घंटे पहले हमें लेना चाहिए। अच्छा, मतलब खाना खाने से पहले और सुबह खाली पेट? सुबह खाली। जी जी जी। और डॉक्टर साहब, इसबगोल तो हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है इस मामले में। इसबगोल काफी हेल्प है। इसके साथ साथ मैं आपको कैस्टर ऑयल में आज का नाम लूंगा कि वो एक जो ये सिंगल हर्ब्स हैं। इसके साथ में हमारा त्रिफला चूर्ण आता है, पंचसकार चूर्ण आता है, एक सिरप आता है। कुछ लोग चूर्ण नहीं खा पाते हैं, उनके लिए सिरप आता है अभ्यारेश, जो स्टूल को सॉफ्ट करके हमें कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। आजकल बच्चों में भी हमने कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं, उनके लिए अरविंद आश्रम सिरप बच्चों में बहुत इफेक्टिव है। वो बहुत जो छोटी उम्र के बच्चे हैं हम उनको भी एक
डॉक्टर की सलाह से उनके डोज से सेट करके हम उनको देते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन में उनको भी बड़ी राहत। और डॉक्टर साहब, हरितकी के बारे में क्या आप कहेंगे? हरितकी भी कहते हैं बड़ी हरितकी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है। तो हरितकी होती क्या है? मतलब एक आम आदमी कैसे समझे, क्योंकि ये नाम तो हरित हरितकी हर हरड़ एक को का नहीं समझ में चूर्ण, आता। जो हरड़ होती है, हरड़ के चूर्ण को ही हरितकी बोलते हैं। ये त्रिफला मित्रों, का भी एक मुख्य योग। हरड़ को आयुर्वेद में माँ कहा गया है, मदर बिल्कुल। ऑफ ऑल मेडिसिन्स कहा गया है। और हाँ जी। कहते हैं कि जब हरड़ हमारे शरीर में जाएगी, पेट भी साफ करेगी, टॉक्सिन्स को भी साफ करेगी, और बहुत सारे रोगों में हमें आराम मिल सकता है। तो लीवर ये और किडनी हरितकी के का लिए भी सेवन हेल्प। कैसे किया जाए? इसका सेवन 1 चम्मच रात को सोते समय भी कर सकते हैं, और इसका सेवन हम खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। दोनों बहुत ही बढ़िया। तरीके से इसका सेवन किया जा सकता और डॉक्टर साहब, कई बार त्रिफला को गुगलू के साथ मिलाकर के भी योग बनाया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? है। त्रिफला गुगलू में हम ये योग इतना बेहतरीन है कि जिन लोगों को हमें काफी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, वहां पे हमें त्रिफला के साथ गुगलू का प्रयोग करके हम करते हैं, क्योंकि त्रिफला खुद में पेट साफ करने में मदद करता है, और गुगलू हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करते हुए हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव, और ये हमारे वात को भी कंट्रोल। तो गुगलू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव, और त्रिफला साथ में मिल गया तो हमारा पेट और बॉडी से टॉक्सिन्स दोनों ही साफ हो जाए। बहुत बढ़िया आपने डॉक्टर साहब बताया। और जो मार्केट में चलने वाली कुछ नामी गिरामी टैबलेट का नाम लेना चाहेंगे आयुर्वेद में जो उपयोग में आती हो? बिल्कुल। सबसे जो फेमस है, हमने काफी बार टीवी पे भी देखा है, कायम चूर्ण हो गया है, नित्यम टैबलेट हो गई है, पेट सफा चूर्ण है। ये सब हमारी हेल्प करते हैं, बट इन सब को हमें डॉक्टर से सलाह लेके ही हमें उसमें हमें यूज करना चाहिए। ये कई बार डॉक्टर हम साहब ज्यादा आपने मात्रा में भी ले लेते बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि हम जाने अनजाने में चूर्ण लगातार लेते रहते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो चूर्ण। क्योंकि ये माना जाता है कि ये लगातार आयुर्वेदिक चूर्ण लेना भी उपयुक्त नहीं होता है। ज्यादा बेटर ये है कि अच्छे वैद्य की सलाह लेकर के, डॉक्टर साहब से, हमारे डॉक्टर साहब से बात करके आप पता करें कि आपकी प्रकृति क्या है, आपकी इस कॉन्स्टिपेशन का रूट कोज क्या है, क्या लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, क्या आपकी डाइट में प्रॉब्लम है, या शरीर में कोई प्रॉब्लम है। जब तक हम उसकी जड़ में नहीं जाएंगे, ये समस्या का हल नहीं होगा। अपने आप से, अपनी मनमर्जी से कभी कायम चूर्ण ले लिया, कभी नित्यम चूर्ण ले लिया, कोई सा भी XYZ चूर्ण ले लिया, ये चूर्ण कहीं ना कहीं जाकर के शरीर को एक समय के बाद दिक्कत में भी डाल सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप डॉक्टर की सलाह से लें। फिर भी डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान है, मानेंगे तो नहीं लोग। ना आपकी मानेंगे ना हमारी मानेंगे, अपना दिमाग तो जरूर उपयोग करेंगे। तो ऐसी कोई औषधि है जो बिना दिमाग लगाए भी उपयोग कर ले तो चलो गुजारा चल जाएगा, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? हैं। इसमें इसबगोल सबसे इम्पोर्टेंट है। वो एक ऐसी औषधि है कि जो बिना सोचे समझे कितना भी खा ले, कितना भी कर ले, उससे किसी भी तरह का नुकसान हमें नहीं है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आज हमने दवाइयों की बात की है, काफी चर्चा की है, दवाइयाँ काफी आपने बताई हैं। हाँ जी। पर क्या योग में योग हमारे लिए क्या भूमिका निभाता है इस मैटर में? योग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए फिजिकली एक्टिव होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी के कम होने से भी हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन स्लो हो जाए। तो योग में हम सबसे पहले मैं नाम लूंगा कि हमें खाने के बाद वज्रासन करना चाहिए। वो खाने के बाद भी किया जा सकता है, जिससे हमारे डाइजेशन इंप्रूव। अगर हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो गया तो हमारा सुबह पेट करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके साथ साथ पवन मुक्तासन हमारा हो गया है, कपाल भाती हो गया है, पश्चिमोत्तासन इसके अंदर बहुत मदद करता है हमें। अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह में हमें इन सब चीजों का हमें काफी हेल्प मिलता है। सूर्य नमस्कार हम इसके अंदर कर सकते हैं, जिसमें 12 योगों का समागम होता है, और हमारा पेट बहुत अच्छे से
साफ होने में बहुत मदद करता है और वात को भी कंट्रोल करता है। ये आपने बहुत अच्छा बताया कि आसन भी हम सभी लोगों को आपने बता दिए हैं। डॉक्टर हाँ साहब, जी। अब हमारी बारी है कि ज्योतिष में कहा गया है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं, जो लोग ब्रेन से रिलेटेड काम ज्यादा करते हैं, जिनका कार्य ही ब्रेन से रिलेटेड है, या जो बैठे बैठे सारा दिन काम करते हैं, उनको ये रोग होने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो लोग किसी भी कारण से फियरफुल अवस्था में रहते हैं, मतलब जिनको किसी भी अनजाना भय होता है, कल को मैं ना रहूं तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो मैं अपना गुजारा कैसे चलाऊंगा, मतलब ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो ये होगा, दिमाग में सारा दिन दिमाग जिनका बहुत तेजी से चलता रहता है, और वो बैठे बैठे सोचने का भी काम करते रहते हैं, पर उनमें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड फियर भी है। उन लोगों को ये बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ज्योतिष में हाँ। इसका सिंपल उपाय है। हनुमान जी जो है ना, भय मुक्ति देने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों को डेली हनुमान जी के मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर मंदिर में बैठ करके 7 पाठ हनुमान चालीसा करनी चाहिए, और डेली कोई ना कोई मीठी चीज लोगों में बांटनी चाहिए। अगर वो डेली मीठा बांटने का नियम बना ले, उन्हें इस रोग में काफी हद तक राहत मिलेगी। दूसरा डॉक्टर साहब, जो लोग कंजूस होते हैं, पैसे की कैलकुलेशन सारा दिन बैठे बैठे करते रहते हैं, इतना गया इतना आया, इतना हुआ उतना हुआ, उन सब चक्रों में पड़े रहते हैं, उन लोगों के साथ भी ये समस्या हो जाती है। ये वैसे तो हंसने वाली बात है, मतलब ये कंजूसी का भी रोग है। हम ऐसे में कहते हैं, कुछ देना सीखिए, कुछ बांटना सीखिए, लोगों की मदद कीजिए। और तो कुछ नहीं, अपने पास टॉफी रखिए, कोई भी मीठी चीज रखिए, कोई चॉकलेट रखिए, हर आने जाने वाले को दे सकते हैं। हमारे यहाँ पे खजूर, खजूर का संबंध मंगल ग्रह से है। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि मंगल की कमजोरियां कॉन्स्टिपेशन दे सकती है, चंद्रमा की कमजोरियां कॉन्स्टिपेशन दे सकती हैं। हर आने जाने वाले को खजूर खिलाओ, सर्दी का मौसम है तो। लड्डू बांट सकते, लड्डू बांटो। कोई भी स्वीट्स या गुड़ की रेवड़ियां अपने पास रख सकते हो। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप लोगों को दे सकते हो तो आप दीजिए। हनुमान चालीसा अगर पूरी नहीं पढ़ सकते तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, इस चौपाई का निरंतर पाठ करते रहें। जाते जाते अगर दिमाग से फियर निकल गया, दिल से कंजूसी निकल गई, तो आप देखना, ये आपका कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा। और डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं आपको, खाने पीने से लेकर के, योग से रिलेटेड, आसन प्राणायाम से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, सारी बातें फॉलो करनी है। पर जब दवाई की बात आए तो थोड़ा रुकिए। डॉक्टर साहब से अच्छी तरह परामर्श लेने के बाद आपके लिए उपयुक्त दवा क्या हो सकती है, तो ही उसको उपयोग में लाएं। कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, किसके साथ लेनी है, ये बहुत जरूरी नियम है। इसको इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इसी के साथ हम आपका आज का ये हम सेशन यहीं पर संपन्न करते हैं। और आपको मैं फिर से धन्यवाद दूंगा, और थैंक एक यू। नए प्रॉमिस के साथ कि आप हमारे दर्शकों को इसी प्रकार से आयुर्वेद के बारे में, बीमारियों से बचने के उपाय बताएंगे, और साथ में कुछ ना कुछ उपयोगी दवाएं जरूर बताते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।